गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की अगर बात करें तो महज 3 हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक नहीं किया। माना यही जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रही हैं और उसी के बाद अपने पत्ते खोलेंगी। गुजरात का महासंग्राम, चुनाव की तारीखों का हो चुका है ऐलान। मतदान में महज 3 हफ्ते बाकी, लेकिन मैदान पर नहीं नजर आ रहे उम्मीदवार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान भी संभाल ली है। डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन गुजरात की सड़कों को अब भी उम्मीदवारों का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब तक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी को लेकर बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बैठक पीएम मोदी की अगुवाई में हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए और गुजरात में चुनावी रण को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि ज्यादातर सीटों पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। अभी उसकी सूची जारी नहीं हो रही है, लेकिन अधिकतर सीटों पर गुजरात के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है और उचित समय पर उसका निर्णय लिया जाएगा। उधर कांग्रेस भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर असमंजस में दिख रही है। बुधवार को उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा को लेकर बैठक होनी थी, जो शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई। हालांकि इस बीच कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर सियासी हमले जारी हैं। और चलित हनन करने की राजनीति जो बीजेपी ने शुरू करी है, वो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप अपने दम पर, अपने विकास के जो आपका गुजरात मॉडल है, जो आपने यहाँ पे उपलब्धियां करी हैं, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें, एक व्हाइट पेपर दें और कहें हमने किसानों को ये दिया, उद्योग को ये दिया, मध्यम वर्ग को ये दिया, इतनी नौकरी हमने पैदा करी, उस पर संवाद हो, उस पर चर्चा हो। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार कर रही हैं और उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगी। गुजरात के रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को कांग्रेस देखना चाहती है, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि गुजरात जो जीतेगा उसकी ठसक दिल्ली में दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो वक्त बिल्कुल नहीं है और ऐसे में लिस्ट जारी नहीं होने से प्रत्याशियों को भी अपना होमवर्क करने में देरी हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पूरब पटेल अहमदाबाद से सीधा जुड़ गए हैं। पूरब, क्या सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन्हीं पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? सीडी है, जीएसटी है, इन पर बात हो रही है, लेकिन जो जमीन का प्रत्याशी है वो गायब है, उसका नाम ही कहीं नहीं है। बिल्कुल ना, देखिए इस बार दोनों पार्टी जो है वो विकास तो ठीक है, लेकिन खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस जातीय समीकरण के आधार पर अपने कैंडिडेट को चुनेगी, क्योंकि गुजरात ने पिछले 2 सालों में कई आंदोलन देखे जो अपने आप में बहुत बड़े हो चुके हैं और उस आंदोलन की जो इफेक्ट है, उस आंदोलन का इम्पैक्ट है, वो दोनों पार्टियों पर पड़ा है। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से जुड़ गए, हार्दिक पटेल की नज़दीकियाँ कांग्रेस से बढ़ रही है, तो दोनों पार्टी चाहती है कि पहले वो उनकी लिस्ट जारी करें, बाद में हम उस आधार पर अपनी लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन जो सिक्योर सीट है दोनों पक्षों के लिए, जैसे राजकोट की सीट हो गई बीजेपी के लिए, कांग्रेस की सीट हो गई आदिवासी बेल्ट में, तो वो सिक्योर सीट पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो ऊपर नीचे होने वाली सीट है, क्या कि यानी कि कांग्रेस को लगता है कि इस पर हम जीत सकते हैं, बीजेपी को लगता है कि इस पर हमें ज़्यादा मार पड़ सकती है, तो उस सीटों को लेकर अभी भी मंथन जारी है, क्योंकि ज्ञाति आधारित उम्मीदवारों को इस बार ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। पाटीदार होंगे, वो यंग होंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी तवज्जो दे रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अब 2017 का ये चुनाव है उसमें सबसे ज़्यादा पाटीदार उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। तो समीकरण नए बने हैं इस चुनाव में, जिन पार्टियों को साथ में लाने की कोशिश की गई है, उनके लोगों को, उनके चेहरों को भी तो तरजीह देना एक मुसीबत होगी, क्योंकि वहां पर भी विरोध खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरब तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर से रथ का सहारा लिया है, और क्या इस रथ की खासियत, चलिए आपको दिखाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाते बजाते सिंगर, सजा धजा महंगा रथ और उत्साहित कार्यकर्ता,
ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की, जहां बीजेपी का चुनावी रथ तैयार किया गया है। पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के तहत इस रथ को गुजरात के हर हिस्से में भेजा जाएगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भले ही प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार की शुरुआत ना की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार की शुरुआत बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह के जो टैबलो है, इस तरह के करीब 25 से ज़्यादा टैबलो बनाए गए हैं। इस टैबलो को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और इस टैबलो की खासियत ये रहेगी कि इस टैबलो के अंदर जो भी कलाकार होंगे वो कलाकार गाते हुए गुजरात की विकास गाथा लोगों को सुनाएंगे। गुजरात बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए ऐसे कई रथ तैयार किए हैं, जिनके जरिए संगीतमय तरीके से सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे कई टैबलो गुजरात के कोने कोने में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास गाथा गाएंगे, ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें हासिल कर पाए। पिछले 22 साल में बीजेपी ने गुजरात का विकास किस तरह किया, इसकी दास्तान सुरीले अंदाज में पेश की जाएगी। प्रचार रथ हमने तैयार किया है। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र चारों क्षेत्र में ये रथ घूमेंगे। लोगों की भाषा में लोकगीत के माध्यम से हमने जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और डेवलपमेंट क्षेत्र में जो कार्य किया है, उसके जनता संदर्भ में जनता के बीच में अपना विषय रखेंगे। बीजेपी की राजनीति का रथ से पुराना नाता रहा है। हालांकि इस बार गुजरात के चुनावी कुरुक्षेत्र में सारथी के तौर पर नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं है। ऐसे में इस बार ये चुनावी रथ बीजेपी की नैया पार कराती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो तैयारियां सबकी है, लेकिन पाटीदार फैक्टर इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा हावी है। कभी बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा पाटीदार फैक्टर, इस बार कांग्रेस के साथ खड़ा है। गुजरात की जंग में पाटीदारों का हल्ला बोल, आरक्षण की मांग पर बीजेपी से बनाई दूरी। क्या बीजेपी को होगा चुनाव में नुकसान? क्या इस बार कांग्रेस को मिलेगा वोट का फायदा? गुजरात का रण दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। पाटीदार आखिरी समय में किसका साथ देंगे, इसे लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। बीजेपी को यकीन है 22 साल का साथ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। उधर हार्दिक पटेल के दम पर कांग्रेस भी पाटीदार वोटों के सुहाने सपने संजो रही है, लेकिन पटेल आरक्षण की मांग को लेकर फिलहाल ये बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी को यकीन है कि पाटीदार कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे और चुनाव में बीजेपी को ही वोट करेंगे। कांग्रेस जनता को गुमराह करने की ऐसी कई कोशिश करेंगी, लेकिन कांग्रेस के समय में नहीं पाटीदार सुरक्षित थे, नहीं पाटीदार सलामत थे। पाटीदार अपनी मेहनत का भी खा नहीं सकते थे। एक कांग्रेस का राज्य में 1995 के पहले पाटीदार समाज ने देखा है, और इस सरकारों में क्या क्या गुजरा है, क्या क्या हुआ है पाटीदारों के साथ, कैसा कैसा व्यवहार हुआ है, पाटीदार अभी नहीं भूले हैं। 70 के दशक तक पटेल कांग्रेस समर्थक माने जाते रहे, लेकिन 80 के दशक में माधव सिंह सोलंकी ने खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम समीकरण पर जोर दिया। इस समय पर पटेलों को कांग्रेस ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, जिससे निराश पटेलों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 90 के दशक में पटेल बीजेपी का सबसे वफादार वोट बैंक बन गया। गुजरात में अब तक 4 मुख्यमंत्री पटेल रहे हैं, जिसमें बाबूभाई पटेल, चीमन भाई पटेल, केशुभाई पटेल और आनंदीबेन पटेल शामिल हैं। गुजरात की राजनीति में देखा जाए तो कांग्रेस की जो राजनीति थी माधव सिंह सोलंकी के वक्त में, आपको पता है खाम की पूरी पॉलिटिक्स थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। उसमें पटेलों को और अगुओं के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं थी, और यही वजह थी कि बीजेपी का उदय जिस तरह गुजरात में हुआ
पटेल और इस तरह के जो क्लासेस गुजरात में है, कास्ट है, बीजेपी के मेन सपोर्टर रहे, बेस रहे, और उनकी वजह से ही थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी गुजरात में आई 95 में केशुभाई के टाइम में। और केशुभाई को भी शायद इसीलिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला कि वो पटेल थे, पटेल नेता थे, एक वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के जो पटेल भी थे। गुजरात में एक बार फिर जातिगत राजनीति हावी है। आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार कांग्रेस का दामन थामने को तैयार है। कांग्रेस भी उन्हें साधने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। लेकिन गुजरात की सियासत में किंग मेकर माने जाने वाले पाटीदार समुदाय की आबादी करीब 18% है, जो राज्य के करीब 60 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। मौजूदा विधानसभा में 44 पाटीदार विधायक चुने गए थे, जिसमें से 7 मंत्री भी हैं। देखिए, हार्दिक एक युवा नेता है, एक मूवमेंट का आदमी है, और वो युवाओं को जोड़ के चलता है। वो मानता है कि जो कुछ हुआ पाटीदारों के साथ वो बड़ा अन्यायपूर्ण हुआ, उसका जवाब होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खाली बातें करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो एक्शन नहीं लिया तो रिएक्शन तो आएगा ही। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि पटेलों का अब भी बीजेपी से पूरी तरह मोहभंग नहीं हुआ है। एक बड़ा तबका आज भी बीजेपी का समर्थक है, जो चुनाव के दौरान कांग्रेस और हार्दिक का प्लान बिगाड़ सकते हैं। पटेल पाटीदार जो कहे गुजरात में बटे हुए हैं। हार्दिक पटेल के साथ जो एक बड़ा तबका है, बावजूद उसके बीजेपी के साथ भी पटेलों का एक बड़ा ग्रुप में मानता हूँ अभी भी है, और कांग्रेस के साथ भी कुछ है। तो यानी ऐसा मानना कि हार्दिक के साथ एन मास सभी पटेल पाटीदार जो खड़े हैं, ऐसा मानना गलती होगी। और बीजेपी माने या कांग्रेस भी माने कि हार्दिक पटेल के साथ ये सभी पटेल पाटीदार, हार्दिक पटेल जहाँ कहेगा वही वोट करेंगे, वो गुजरात की या मुझे लगता है देश की राजनीति में भी कभी नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर में गुजरात आंदोलन के दौर से गुजर रहा है, और 3 युवा चेहरों के आसपास सारे सियासी समीकरण ठहर से गए हैं। लेकिन आखिरी बाजी कौन मारता है, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। हार्दिक पटेल के आरक्षण के आंदोलन के आगे बीजेपी बैकफुट पर जरूर नजर आती है, लेकिन अभी भी बीजेपी को भरोसा है कि उनकी हार्डकोर वोट बैंक यानी पाटीदार इस चुनाव में भी उनका साथ देगी। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।